राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम गुनाहों के देवता का भाग 16 सुनते हैं। पिछले कहानी में हमने सुना चंद्र घर पर अकेला है क्योंकि डॉक्टर शुक्ला और विनती सुधा को लेने गए हैं। इसी बीच उसे पम्मी का खत मिलता है जिसमें पता चला है कि बर्टी इलाहाबाद आ गया है। वहाँ एक अजीब सी घटना घटती है और वह वहाँ से चला आता है। अब आगे बर्टी की बातों से अंदर ही अंदर मन में जाने कहाँ क्या टूट गया जो फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगता, सर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चिड़फाड़ करता, उनकी परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब किसी ने उसे तारक का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चिरना शुरू किया और इस तारक वितरक विश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे उस दिन नरक के किनारे ले जाकर पटक दिया। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे। सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंद्र के मन पर एक अजब सा असर हुआ। सुधा का पत्र नहीं आया। सुधा दूर थी, तब तक खुश था, वह उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे यह सब पता नहीं क्यों नाटक सा लगने लगा था, एक बहुत सस्ता नीचे स्टार का नाटक। उसे लगता था यह सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य सब झूठ है। सुधा भी अंत तो गत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारी जीवन में पति और शादीशुदा जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह अभी शैतान से पूर्णतः हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था लेकिन वह हार रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंद्रव की जीत में जिसने गर्व से साथ दिया था वह भी उसकी हार में साथ दे रहा था। वह सोच लिया था कि सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना ही था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंद्र सुधा को ना भी समझ पाता तो घूम फिर कर सुधा विवाद करती तो फिर विश्वास कहे का त्याग। विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था और घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंद्र को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए। चंद्र कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और विनती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू कर दी। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेज साफ किए और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। विनती बाल्टी में पानी भर भर कर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़ी, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर, मगर चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। सुधा के चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमज़ोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा विनती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ, कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझी, इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से ही मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंद्र आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया कि ये सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था वे उल्टे लौट जाए। अगर वह घर में गया तो जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वो बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सर खुला, धोती कमर में खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंद्र से लिपट गई और बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी नहीं छोड़ेगी। क्या नाटक करती हो आज तुम, बच्ची नहीं हो?
और सुधा को बड़ी रुखाई से हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंद्र चुपचाप अपने कमरे में चला गया और विनती का पुकार करता रहा, अगर तकलीफ ना हो तो जरा ऊपर खाना दे जा। विनती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, अब मैं कौन रह गई उनकी। विनती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना लेकर गई। खाना रखा, चंद्र कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा, चंद्र कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा। एक और बनाकर और सुधा ने चंद्र के पैरों पर सर रख दिया। चंद्र ने परे झटकते हुए कहा, सुधा अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं इस तरह की बातें करना और सुनना भूल चुका हूँ। कभी इस तरह की बातें करना अच्छा लगता था, मगर अब किसी सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी, तो यह बात है तुम्हारे मन में पहले से ही मैं पहले से ही समझती थी, लेकिन तुम ही ने ही तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें। और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले कड़े उतार कर छत पर फेंक दिए। बिछे उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वही करूँगी, यही चाहते हो ना। अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। विनती, विनती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, ये क्या कर रही हो सुधा? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो इन्हें जरा चूड़े पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिए पहना दिए। सुधा उठी और चुपचाप नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंद्र ने कहा। अच्छी बात नहीं होगी, आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह बोलते हैं ना दीदी, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। खाना नहीं खाएंगे? आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत खराब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तो तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसा कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे वह बहुत सुखी होगी, लेकिन आपको क्या मालूम है, आप तो दीदी के आंसू पर पागल हो उठते थे। अब आपको क्या हो गया है? और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती, मैं कभी नहीं सोचता था कि सुधा को इतना दुख दे सकूंगा। इतना भागा हूँ, मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंद्र की आंखों में आंसू बहने लगे। विनती चंद्र के पीछे खड़ी थी। चंद्र का सर अपनी छाती में लगाकर आंसू पूछते हुए बोली, अब और दुखी न हो दीदी, और भी दुखी होंगी। आइए खा लीजिए, जाओ दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो, चंद्र ने कहा। विनती चली गई। फिर लौट कर बोली, बहुत रो रही है, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा अपने हाथ से कौर बनाकर खिलाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, विनती तुम और हमारी सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंद्र जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रख कर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंद्र का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लासेस भी छोड़ दी, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पुलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहां उसने अपनी तीसरी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन वहाँ भी नहीं टिक पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू न सुखा दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। उसने विनती से पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, विनती ने कहा। चंद्र ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी और कचनार बादलों में तीर का धनुषाकार चांद आँख में चौली खेल रहा था और चांदनी
के फूल रह रहकर सुधा पर बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंद्र भी बैठ गया मगर कुछ बोला नहीं। बगल में बिछी हुई चटाई पर विनती सुधा बैठ गई। चंद्र को समझ नहीं आ रहा था सुधा को इतना दुख दिया। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा तुम नाराज हो गई, मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ़ नहीं करोगी? चंद्र ने बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहा। सुधा बादलों की ओर देखती रही, उसके मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा मुझे जाने क्या लगता है, मैं पहले वाले ताकत टूट गई, मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने कौन सा तूफान फूट पड़ा, तुमने उसका इतना बड़ा बुरा मान लिया। बताओ अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला कौन है? फिर सुधा और चंद्र की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पांव पर गिर पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंद्र की खाट पर बैठ गई और चंद्र के कंधे पर सर रखकर फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। मैं सचमुच कितनी अपराधीन हूँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूं? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया, अब हो ही क्या सकता है। चंद्र तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंद्र कुछ नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों पर लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो हर बराबर पल तुम्हारे बारे में सोचते रहे और तुम्हारे बारे में सोचकर अपने को धीरे धीरे धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो? नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। समझ लो चंद्र, तो मैं अपने सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं तुम समझ नहीं सकते। एक तुमको ही देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं और तुम भी इस तरह करने लगे। हम कितने अभागे हैं। और फिर वह चुपचाप लेटकर ऊपर की ओर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंद्र ने एक बार धुंधली रश्मि चांदनी में मुरझाए हुए सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगी हुई गुलाब के दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाता रहा। फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंद्र ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेंक कर कहा, बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे हो। इस तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसू लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोश बादलों को ना देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने जाने कहाँ ले पटका मुझे। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं सुधा? चंद्र ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है मैं जानती हूँ या विनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा, वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंद्र ने पूछा। क्या बताएं चंद्र, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। सुधा ने कहा। क्यों, क्या बात है, बताओ ना? चंद्र ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे क्या छुपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश तुमसे मैं अलग न होती कभी। और सुधा ने अपना मुंह चंद्र की गोद में छुपा लिया। चंद्र ने सुधा की भौराली अलकों पर अपना सिर रख दिया। बादल हट गए और ढेर चांदनी की पंखुड़ियाँ बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंद्र और सुधा और विनती के प्राणों को विभोर कर दिया था। चंद्र भूल गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है, और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से उसका कोई नाता है। विनती का इम्तहान हो गया था और अक्सर चंद्र और सुधा विनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते थे। जिंदगी फिर खुशी के हिलोरों पर झूलने लगी थी। विनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने ही रह गए थे। सुधा चंद्र जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर विनती को ज़बरदस्ती पहनाकर और गुड़ियों की तरह उसे सजाकर खूब हंसते।
दोनों के बड़े बड़े हौसले थे। बिनती के लिए सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ती का एक सेट देना चाहती थी। चंद्र बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंद्र बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। कान्या कुब्जों की बारात शहर में सुधा बिनती और चंद्र को जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला गांव में क्या हो सकती थी। फिर कहने वालों की जबान को क्या कोई पकड़ बैठते। यही सब सोचकर सुधा ने चंद्र को मना कर दिया था। इसलिए चंद्र यहीं बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर उसकी शरारत और किलकारियों से घर खिलखिला उठता था। सुधा ने चंद्र को इतनी ममता में डुबो लिया था कि वह एक क्षण भी चंद्र को अपने से अलग नहीं होने देती थी। जितनी देर चंद्र घर में रहता सुधा उसे अपने दुलार में अपनी सांसों की गर्मी में समेटे रहती थी। चंद्र के माथे पर हर क्षण में जाने कितना स्नेह बिखरते रहती थी। एक दिन चंद्र आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है। सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। क्या बात है, अब सब खत्म हुआ चंदर? सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंद्र कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, तो किस बात का मलाल है। अब तो मैं भी सशक्त रहूँगा। तुम मेरे लिए मत घबराओ सुधा। चंद्र की ओर देखती रही, फिर बोली, अंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर। मेरे चंदर, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो ऐसे नरक में जा रही हूँ जिससे तुम नरक क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक सुधा बोली, चंदर, उनमें सब कुछ है। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते भी हैं। मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं है। सारे स्वर्ग का मूल जो देख कर चुकाना पड़ता है, उसमें मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। सारे स्वर्ग का मूल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। चंद्र उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, अब तो जैसा है जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंद्र? वे इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं उनसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ? सुधा बोली, जैसी जिंदगी हो वैसा निभाव करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सूझता है। चंद्र ने अपने मन की जुगुप्सा को पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय लिए चंद्र के अपने हाथ से चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसमें पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंद्र, तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंद्र सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, जरूर करूँगा, और अब तो दो दो करूँगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही है। सुधा भी हंस पड़ी। चंद्र ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना, हमेशा हमारी याद करके अगर रोई तो समझ लेना हम उसी तरह अशांत हो उठेंगे जैसे हम अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या करोगी? मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंद्र, तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है। तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर, हाँ मेरी ताकत है, मैं कभी नहीं गिर सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में खुदी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार रोई नहीं, शांति के साथ चली गई। आगे की कहानी अगले अंक में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।